मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को। देखो, नववर्ष का अर्थ क्या होता है कि जो भी हमने पहले पिछली साल गत वर्ष जो भी किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, ठीक है, उन सभी को भूलकर एक नई योजना बनाएं। ठीक है, आने वाले भविष्य के लिए नई योजना बनाएं, नई सोच रखें, नया कुछ सोचें कि आगे हमें क्या करना है। इस समय है और जब समय निकल जाता है उसके बाद कुछ भी नहीं मिलता। तो इसके लिए हम जो भी पुरानी बातें हैं उनको भूलकर और एक नया आने वाले भविष्य के लिए कुछ नया सोचें। ठीक है, ये होता है नया साल। तो नया साल करते हैं, हमने जो भी पहले अच्छा किया, बुरा किया या अच्छा पढ़ा नहीं पढ़ा, तो आगे भविष्य के लिए अच्छा पढ़ें और आगे बढ़ें। यही मेरा कहना है नई साल को। ठीक है, और सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा पढ़ें और आगे बढ़ें। तो देखो, हम पढ़ रहे थे अक्षांश रेखा की लंबाई के बारे में। ठीक है, कि अक्षांश रेखा की लंबाई कितनी है और कहाँ कितनी है, तो इन सभी के बारे में देखो आज मैं आपको वैसे परिचित कराता हूँ जैसे मैंने आपको जिस दिन बताया था। ठीक है, आज कुछ छोटा सा आपको बेसिकली क्लियर कराता हूँ कि देखो, नया साल तो ठीक है आता जाता है, हर वर्ष आता है। इसका अर्थ है ठीक है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, आगे के लिए सोचेंगे। ठीक है, और ये समय है, देखो समय जब निकल जाता है तो उसके बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ नया सोचें। ठीक है, कि हमें एक अपना शेड्यूल बनाएं। ठीक है, दिनचर्या का शेड्यूल बनाएं कि दिन में इतना पढ़ना है, शाम को इतना पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आज कंपटीशन का टाइम है और कंपटीशन का समय में क्या होता है, जो और लोग पढ़ते सभी हैं, तैयारी सभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा पढ़ें जो और सभी से कुछ हटके। भाई तैयारी सभी करते हैं, कंपटीशन भाग सभी लेते हैं, 20 लाख बच्चे इकट्ठा होते हैं। ठीक है, 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। सफल कौन होता है? उनमें से सफल वही होता है जो उनसे कुछ अलग करता है। उनसे क्या करता है? कुछ अलग करता है। देखो, उनसे अलग करने के लिए अर्थ क्या होता है कि उनसे कुछ अलग पढ़ो। ठीक है, उनसे कुछ ज्यादा पढ़ो और तब आज सफल हो पाओगे। यही आज का समय है। तो पढ़ने के साथ साथ हमें ये भी इन चीजों को पता होना चाहिए कि ये टाइम है, जब समय निकल जाता है तो उसके बाद कुछ भी नहीं प्राप्त होता। तो मेरे कहने का ये है कि सभी ध्यान दें, नए साल को लक्ष्य पे एक वो बनाए अपना। ठीक है, कि हमें क्या बनना है, उसके लिए सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित हो। अर्जुन जैसे मछली भी वो बताते हैं कि अर्जुन का लक्ष्य क्या था, जो मछली है उसकी जो आंख है, ठीक है, उसको बींधना था। तो उसका ध्यान कहाँ पे था? सिर्फ उसकी आंख पर ही था। तो हमारा ध्यान भी कहाँ पे होना चाहिए? हमारा ध्यान भी यही होना चाहिए जो अपना वो पथ बना रखा है, जो रास्ता बना रखा है, जिसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बाबू बनना है, जो भी बनना है उसके बारे में वो करें। ठीक है, और वहां सोचेंगे ठीक है हमें बनना तो बनना है, और बनोगे एक दिन सफल अवश्य होगे, जरूर होगे। लेकिन उसके लिए हमें ये शेड्यूल या टाइम जरूर सेट करना चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है कि सभी पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो देखो हम पढ़ रहे थे अक्षांश देशांतर के बारे में। उसमें बताया था मैंने आपको भारत की लंबाई, चौड़ाई, स्थलीय सीमा होती है। ठीक है, भारत के साथ साथ कौन कौन से देश लग रहे हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, चीन है, बांग्लादेश है। ठीक है, ये सभी किससे लगते हैं? भारत से लगते हैं। पाकिस्तान है। ठीक है, तो इसके साथ ही देखो जैसे अक्षांश रेखा की उसकी लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है? जो अक्षांश रेखा भारत में गुजरती है, कुल मैंने अक्षांश और देशांतर बताई थी कि अक्षांश कितनी है। अक्षांश मैंने पहले बता दिया आपको, अक्षांश गोली पूछा जाए तो 181 है और मात्र अक्षांश पूछा जाए तो 179 है। ठीक है, और अक्षांश रेखा की सर्वाधिक लंबाई भारत के किस राज्य में है? तो वह है मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। याद रखना, भारत की जो अक्षांश रेखा की लंबाई सर्वाधिक भारत में मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा पर है? कौन से राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा पर है? तो याद रखना, झारखंड राज्य की राजधानी
रांची है। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। जो कहां पे पड़ती है? कहां पे पड़ती है? ये पड़ती है अक्षांश रेखा पर। कौन सी? रांची। ठीक है, रांची पड़ती है अक्षांश रेखा पर। इसके बाद आता है गुजरात शहर। गुजरात शहर कहां पे है? गांधीनगर है। गुजरात शहर का गांधीनगर शहर वो भी इसी पे आता है, मध्य प्रदेश की राजधानी। ठीक है, यह भारत की सीमाओं के बारे में देखो कौन कौन सी सीमाएं हैं। देखो, भारत की वह सीमा जो किसी देश को अलग नहीं हुई है, या स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? मैंने आपको पहले बताया, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है। 15,200। ठीक है, और देखो जो भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई वो कितनी है? वो 6100 है। भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है, कितने भाई? 6100 किलोमीटर। ये किसकी है? तट रेखा की लंबाई। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये तो सिर्फ विगत द्वीपों के साथ ही, और द्वीपों सहित कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। ठीक है, भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है मैंने बता दिया आपको। और इन दोनों को जब मिला लेते हैं, भारत के तट रेखा की कुल लंबाई जो द्वीपों सहित भी है और स्थलीय सीमा की लंबाई भी। ठीक है, इन दोनों को 15,200 को 7516 को दोनों को मिलाते हैं 22,716 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 22,716 किलोमीटर हो जाती है इन दोनों को मिला के। एक तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है, 15,200 गई। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित वो कितनी थी? 7516। इन दोनों को मिला लेते हैं तो 22,716 हो जाती है। तट भारत के किस राज्य की जो सीमा है, भारत के किस राज्य की तट पर है? तो मुख्य भूभाग पर 9 राज्य तट पर आते हैं। मुख्य भूभाग के कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य तट पर आते हैं। ठीक है, जैसे कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य आते हैं? ध्यानपूर्वक इसको सुनना। पश्चिमी तट पर गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, इधर कौन कौन से आते हैं? पश्चिमी, यानी कि इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। पश्चिमी तट पर कौन कौन से आते हैं? पश्चिमी तट पर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। ठीक है, ये तो कौन से आते हैं? पश्चिमी तट पर इधर आ जाते हैं भारत के। ठीक है, ये पश्चिमी तट पर। और पूर्वी इधर कौन कौन से राज्य आते हैं? पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर देखो जो राज्य आते हैं पूर्वी तट पर कौन कौन से आते हैं? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सभी भूभाग पर जो 9 राज्य तट पर स्थित होते हैं। ये किस पर आते हैं? तट पर स्थित होते हैं। ये 9 राज्य हो गए, पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर। याद रखना, पश्चिमी तट पर कितने राज्य आते हैं और पूर्वी तट पर कितने राज्य आते हैं? पश्चिमी तट पर देखो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। ठीक है, पूर्वी तट पर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये किस बात है? पूर्वी तट पर। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी गुजरात, उससे छोटी आंध्र प्रदेश, उससे छोटी तमिलनाडु, और सबसे छोटी आता है गोवा। ठीक है, सबसे छोटी कौन सा आता है? गोवा। भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। ठीक है, ये थे हमारे तटीय उनके नाम। कौन कौन से पश्चिमी तट पर कितने आते हैं, पूर्वी तट पर कितने आते हैं, इन राज्यों के नाम थे। ठीक है, ये तटीय उनके नाम हैं। इसके बाद जो स्थलीय सीमा है, स्थल पर कितने देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं? वो 8 देश आते हैं। वो कितने देश बनाते हैं? 8 देश बनाते हैं। 8 देश कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले इधर आता है ऊपर की ओर, उत्तर से थोड़ा नीचे पूर्व उत्तर पूर्व में कौन सा आता है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद आता है चीन, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान से के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ भारत के गुजरात, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये ऊपर से ले लो। सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर, उससे नीचे पंजाब, पंजाब से नीचे राजस्थान, राजस्थान से नीचे गुजरात। ठीक है, ये सभी किससे सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान से।
कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? ठीक है, कौन सा राज्य पाकिस्तान से जो तीनों तरफ बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? वो है त्रिपुरा, जो बिल्कुल बीच में आता है बांग्लादेश, उसको तीनों तरफ से घिरा हुआ माना गया है। ठीक है, भारत के कौन से राज्य हैं या प्रथम जो राज्य 3 देशों से सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं? जैसे J&K जो पाकिस्तान से बनाता है, अफगानिस्तान से, फिर चीन से भी। याद रखना, J&K जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चीन से। इसके बाद आता है सिक्किम, सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान से। सिक्किम किससे बनाता है? सिक्किम बनाता है नेपाल, चीन, भूटान से। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल किस किस से बनाता है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, ये द्वीपों समेत देखें तो भारत के दक्षिण का जो बिंदु है, ठीक है, वो कौन कौन से? देखो, अंडमान जैसे निकोबार जो सबसे दक्षिण में स्थित है। कहां पे है? सबसे दक्षिण में स्थित है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब देखो अंडमान निकोबार पर स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीपों पर स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित है। ठीक है, सीमाओं के नाम जो भी बना रखी देखो, ठीक है, कौन कौन सी हैं, इनकी लंबाई कितनी है? ये रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा के बारे में आपको बता दिया। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के जो बीच सीमा लगती है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 3210 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा का सर्वाधिक या सबसे पहले इसका निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। कब? यानी कि भारत देश आजाद को 15 अगस्त को, उसके 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को इस रैडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। और किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। उसने अपने ही नाम पर इसके रेखा का नाम रख दिया रैडक्लिफ। तो ये लगती है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, ये थी हमारे राज्यों के साथ लगने वाली सीमा, इनके बारे में। ठीक है, ये बेसिकली है, इसको अवश्य याद करें। ठीक है, ये सभी चीजों में काम आएगी, भारत भूगोल में भी काम आती है। ठीक है, और भौतिक भूगोल है उसमें भी काम आती है, और इसके बाद जो कौन सी भूगोल है, मानव भूगोल, उसमें भी आती है, क्योंकि उसमें जनसंख्या वगैरह का चैप्टर है, उसमें भी काम आती है चीज। तो इनको सभी अच्छी तरह से पढ़ें। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।